पाकिस्तान ने अपना टी20 स्क्वाड अनाउंस किया अपकमिंग न्यूजीलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन ये इन लोगों ने क्या किया है, ये क्या टीम अनाउंस की है? मोहम्मद वसीम जो है वो इन्फ्लुएंस में है किसी के। इंडिया के खिलाफ मैच जब होता है तो बड़े बड़े प्लेयर जो है वो परेशान हो जाते हैं। हमेशा की तरह बाबर और रिजवान के ऊपर डाल दिया सारा प्रेशर। सरफराज अहमद भी बाहर हो गए। खुदा न खास्ता कभी रिजवान के साथ कोई छोटा मोटा मसला हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसको खिलाएंगे? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान ने अपना टी20 स्क्वाड अनाउंस किया अपकमिंग न्यूजीलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। सर कुछ बहुत सरप्राइजिंग डिसीजंस लिए गए टी20 स्क्वाड का अनाउंस करते हुए। हम बिट बाय बिट हर डिपार्टमेंट को देखेंगे। सबसे पहले मैं जो सबसे मुझे सरप्राइजिंग लगी इंक्लूजन्स उनकी बात करूंगा, वो है मिडिल ऑर्डर के अंदर खुशदिल शाह, शोएब मकसूद, साथ ही आसिफ अली और आजम खान इसको कंप्राइज करते हैं। तो कैसा देखते हैं आप पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का मेकअप? कामिल, बड़ी मायूसी हुई आज का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसे देख के मुझे, और वाज़ेह तौर पे ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद वसीम जो है वो इन्फ्लुएंस में है किसी के, और नए जो चेयरमैन आने वाले रमीज राजा, उन्होंने बहुत ज्यादा शायद उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैसले उनको रिवर्स करने पड़े जो उन्होंने पहले खुद ही किए थे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग आपको पता है पाकिस्तान की मुसलसल फ्लॉप जारी है और काफी अरसे से, और हमें बड़ा मसला होता है। सब यही कहते हैं कि जी अगर हम स्टैट्स भी निकाल के देख लें तो जो पाकिस्तान के लिए आखिरी कुछ मैचेस हैं उनमें सिवाय रिजवान के और बाबर के जो तीसरी 50 बनाई थी वो फखर ने बनाई थी, जो फखर भी अब बाहर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ओपनिंग के बाद या वही प्लेयर जब अगर नीचे खेलें तो स्कोर करते हैं, बाकी कोई स्कोर कर नहीं रहा था मिडिल ऑर्डर में। जिन प्लेयर्स को अभी भी लिया गया है, जो नाम आपने लिए हैं, वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही हो। वो पीएसएल या फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में आते हैं तो फ्लॉप हो जाते हैं। वो तो मुझे नहीं समझ आया कि उनको किस बेस पे वापस लेकर आया गया है, और अब वो क्या उनसे ऐसी उम्मीदें हैं। जो प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव नहीं झेल पाते, तो वो अब आकर किस तरह वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में, जो इतना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जब बड़े बड़े प्लेयर जो हैं उनके छक्के छूट जाते हैं वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो इंडिया के खिलाफ मैच जब होता है तो बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर जिनको अपनी पोजीशन का भी एक थड़का लगा रहता है कि यार फिर बाहर हो जाएंगे, जो पहले कई मौके मिले और परफॉर्म नहीं कर सके, वो दोबारा आके कैसे परफॉर्म करेंगे? खुशदिल शाह की बात करें, आसिफ की बात करें, आजम खान जो है वो तो फुल एक्सपोज हो चुके थे, चाहे उनकी फिटनेस हो, उनकी फील्डिंग हो या उनकी बैटिंग हो। तो ये पावर हिटर कहा जाता है इन सब प्लेयर को, इनकी पावर किधर है? सिर्फ पीएसएल में नजर आती है। तो वर्ल्ड कप जैसे स्क्वाड में इस तरह से जो फैसले किए गए हैं, मैं तो कहता हूँ वो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है, और ये स्क्वाड मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, खास तौर पे जो इंडिया के खिलाफ पहला मैच है वो जीते। लेकिन ये इन लोगों ने क्या किया है, ये क्या टीम अनाउंस की है? अब आपने कहा था आप बारी बारी पूछेंगे, तो चले बारी बारी बात करें। राइट सर, अगला सवाल अब मैं टॉप ऑर्डर पर आऊंगा। हमने जैसे देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के अंदर शर्जील खान और मोहम्मद रिजवान को ट्राई कर रहे थे, लेकिन बारिश के सबब ज्यादातर मैचेस ना हो सके। उसके बाद हमने देखा कि अब जब टी20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो बाबर आजम और रिजवान को ही ओपनर की सूरत में रखा गया, और साथ ही मोहम्मद वसीम साहब ने यह भी कहा कि शोएब मकसूद और मोहम्मद हफीज को एज बैकअप ओपनर ट्राई किया जा सकता है। तो टॉप ऑर्डर किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान का, स्पेशली सिंस हमने मिडिल ऑर्डर की जैसे बात की कि वो तो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है? देखिए, टॉप ऑर्डर वही हमेशा की तरह बाबर और रिजवान के ऊपर इंहिसार करेगा। वो दोनों परफॉर्म करेंगे तो टीम का बड़ा स्कोर होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि टीम मैनेजमेंट ने भी पहले ये बात फील करना शुरू कर दी थी कि दोनों एक ही स्टाइल में खेलने वाले प्लेयर हैं, और पावर हिटिंग की तरह से जो एक एबिलिटी होती है कि आते ही बड़ा अच्छा आ जाए और इस तरह करे, वो चीज़ नहीं है। ज्यादा टाइम वो ले लेते हैं, और उसके बाद जो फिर मिडिल ऑर्डर दूसरे बैट्समैन आते हैं वो फिर प्रेशर में आती है। टीम मैनेजमेंट की सोच थी। मैं इससे एग्री हूँ या नहीं हूँ, मैं इस तरफ नहीं आता अभी। लेकिन अब जो है अब इन्हिसारी उनके ऊपर होगा। शर्जील खान की टीम में वापसी पे हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है, लेकिन खैर हमने शोर मचाया कि इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टीम में वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब वो टीम में आ गए, खेल गए, तो फिर अब आपने उनको बाहर किया। जाहिर है रमीज राजा साहब यही बातें शुरू से करते आए हैं कि जी ऐसे प्लेयर को मैं टीम में नहीं देख सकता। अब उनके पास पावर है, अब अगर शर्जील आते
तो यही बात होती है कि रमीज आए और देखें शर्जील भी जो है वो भी आ गया है टीम में। लेकिन इसका मसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, हफीज की अपनी फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं नीचे आके भी, तो अगर आप उनसे जरूरत पड़ी और ओपन कराए तो मसला हो सकता है उनके साथ भी। तो सारा प्रेशर अब जो डाल दिया है आपने वो हमेशा की तरह बाबर और रिजवान के ऊपर डाल दिया सारा प्रेशर। लेकिन जो बड़े इवेंट होते हैं उनका वैसे ही इतना ज्यादा दबाव होता है, खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जब आपका पहला ही मैच भारत के खिलाफ हो। उधर जो है बैटिंग का भी सोच रहे होंगे बाबर, इंडिया की टीम का भी सोच रहे होंगे, कैप्टेंसी का भी सोच रहे होंगे। तो आपने एक अननेसेसरी जो प्रेशर है उनके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि नीचे जो प्लेयर्स हैं वो कोई इतने जबरदस्त उनकी फॉर्म नहीं है या इतना अच्छा आला मेयार पे परफॉर्म नहीं कर सके। खासतौर पे मैं दोबारा जिक्र करूंगा आसिफ अली के, अगर आप स्टैट्स निकाल के देख लें कि क्या परफॉर्मेंस है। खुशदल ने पाकिस्तान टीम के लिए भी इतना ज्यादा तसलसल के साथ कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि इतने बड़े नाम तो ये नहीं, इनको काफी मौके मिले हैं। पीएसएल की टीम लग रही है ये, जिसमें सुहेब मकसूद ने पीएसएल में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। हम लोगों ने कहा कि कौमी टीम में आना चाहिए, कौमी टीम में आए, एक्सपोज हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट और जो पीएसएल में बड़ा फर्क है, सामने आ गया। लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद वो प्लेइंग 11 से भी बाहर हो गए थे, फिर आप दोबारा उनको उठाकर ले आए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या टीम बनाई और क्या फैसले किए। बिल्कुल सर, अगला डिपार्टमेंट जो हम चलना चाहेंगे उसकी तरफ वो है स्पिन ऑलराउंडर डिपार्टमेंट, जो पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया है इमाद वसीम को, मोहम्मद नवाज को और शदाब खान जो पाकिस्तान के नायब कप्तान भी हैं। उस्मान कादिर स्पिनर रिजर्व के अंदर है। तो स्पिन डिपार्टमेंट कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखिए इमाद की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, वो अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। शादाब खान अगर अपनी असल फॉर्म में हो तो वो भी टीम के लिए बड़े करामत साबित हो सकते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। उस्मान को 15 का स्क्वाड है, शायद इतना जगह उनकी बन नहीं पाती, तो ऑन पेपर स्पिनर डिपार्टमेंट जो है वो ठीक लगता है। नवाज की परफॉर्मेंस हमने देखी थी पीएसएल में, बेहतर ही थी। पाकिस्तान टीम के लिए भी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, लेकिन कोई इतने बड़े वो कोई बॉलर नहीं है, ना ही इतने बड़े कोई बैट्समैन है वो कि हम कह सके कि यार ये बस आ गया तो बड़ा छा गया। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बेहतर है इमाद की वजह से और शादाब की वजह से मैं कहूँगा, और दोनों को एक अलग से एक बैटिंग की भी जो उनमें एक सलाहियत है वो शामिल है। खास तौर पे शादाब का जिक्र करूँ तो वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो बेहतर है। इसमें इतने ज्यादा हमारे पास ऑप्शन थे भी नहीं। जी सर, तो अगला हम चलेंगे अब फास्ट बॉलर्स की तरफ। फास्ट बॉलर्स में पाकिस्तान ने अपने टी20 स्क्वाड में इंक्लूड किया है हसन अली को, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर को। तो इस फास्ट बॉलिंग के मेकअप को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, लेकिन रिवायती तौर पे यूएई की जो पिचेस होती हैं उधर फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद मिलती नहीं है, और फास्ट बॉलर जो है वो स्ट्रगल ही करते हैं। मतलब बहुत रेयर ऐसा आपको नजर आएगा कि फास्ट बॉलर आए और आके छा जाए। स्पिनर्स का ज्यादा अहम किरदार होता है रिवायती तौर पे वहाँ पे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हैं या हसन अली हैं, ये ऐसे बॉलर हैं कि जो भी आप कंडीशन मिले उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, और मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि इसमें वर्ल्ड कप में भी ये इसी तरह करेंगे। और हसन खास तौर पे जो है लेट ऑर्डर में बैटिंग करते हुए भी पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। बाकी तो आपने देखा ही है कि पावर हिटर्स के नाम पे जिनको लिया उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो फास्ट बॉलर से मैं कहता हूँ ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा मुझे एक फील हो रहा है कि एक जो चेंज हुई है, मोहम्मद वसीम जूनियर को ये लेकर आए हैं, यंग प्लेयर है और इतना एक प्रेशर वाला इवेंट है, वहां पर आप लेकर आ गए उनको, तो थोड़ा कहीं वो दबाव का शिकार ना हो जाए मौका मिलने पर। और हम खिलाए जा रहे थे मुसलसल 1-2 साल से फहीम अशरफ को, तो फहीम अशरफ को एकदम से बाहर कर दिया, तो ये फैसला थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। बिल्कुल सर, अभी तक तो हमने बात की प्लेयर्स की, वो जो शामिल किए गए हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा जो प्लेयर्स नहीं शामिल किए गए। इसमें बड़े बड़े एक्सपीरियंस नाम शामिल हैं, जैसे कि वहाब रियाज हो गए, शुएब मलिक हो गए, सरफराज अहमद भी बाहर हो गए, फखर जमान जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पाकिस्तान के, खेलते हुए भी आ रहे हैं, उनको रिजर्व में रखा गया है। तो एक्सक्लूजन्स में आप क्या देख रहे हैं? कौन से प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें इस टीम में होना चाहिए था? कामिल मेरा ख्याल है फखर जबान को स्क्वाड में होना चाहिए था, रिजर्व भी नहीं, जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें होना चाहिए था, क्योंकि ओपनिंग में आपको जरूरत पड़ेगी फखर जैसे प्लेयर की, कि शर्जील भी नहीं है, फखर भी नहीं है, तो पावर हिटर तो 2 थे, दोनों को ही हमने बाहर कर दिया, तो वहां जरूरत पड़ती हमको, तो उनको रखना चाहिए था। सरफराज अहमद की जहां तक बात है कामिल, तो मेरे ख्याल में उनको स्क्वाड में होना चाहिए था, और ये अजीबो गरीब फैसला है। गोकेस के इशारे हमें मिल गए थे जब उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप किया गया था।
विकेट कीपिंग का काम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको पता है कैचेस भी लेने हैं और रन आउट भी करने हैं, स्टंपिंग भी करनी है। फिर हमारे पास रिजवान है, बैटिंग भी वो अब हमारी टीम की संभाले रहते हैं बाबर के साथ। तो एक ऐसा इवेंट, इतना बड़ा इवेंट, जहां पर खुदा न खास्ता कभी रिजवान के साथ कोई छोटा मोटा मसला हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसको खिलाएंगे? आप खिलाएंगे आजम खान को? क्या आपको लगता है आजम खान जो है वो परफॉर्म कर लेंगे टीम के लिए? वो फील्डिंग में वो नुमायां हो रही थी, उनकी चीजें नजर आ रहा था, जिस तरह वो वजन की वजह से भागने में उनको मसले हो रहे थे, दूसरी चीजें हो रही थी, तो कहा चलो फील्डर नहीं तो रिजर्व विकेट कीपर बना दे उनको। यार ये पाकिस्तान टीम में भाई वर्ल्ड कप स्क्वाड आपने चुना है, उसमें आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ सरफराज के साथ इन्होंने गलत किया और ये फैसला भारी पड़ सकता है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए। अब रही बात वहाब रियाज और शोएब मलिक की, तो वहाब रियाज का तो खैर दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि वो टीम में वापस आएंगे, लेकिन शोएब मलिक के हवाले से कहा जा रहा था, सब कह रहे थे, बड़े बड़े प्लेयर्स कह रहे थे पिछले दिनों, शाहिद आफरीदी ने भी कहा था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको होना चाहिए था, और मैं भी यही समझता हूँ। मिडिल ऑर्डर बैटिंग आपकी बड़ी कमजोर है, और शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जिसको प्रेशर जो हैंडल भी कर सकता है, उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपको रखना चाहिए था। और ये गलती जो है ये कहीं बड़ी गलती साबित ना हो आगे जाके। होपफुली ऐसा होगा नहीं और बाकी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कामिल जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उसमें बहुत ज्यादा मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो रमीज राजा साहब बातें करते थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, शायद मोहम्मद वसीम के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा या क्या हुआ। हालांकि अभी उन्होंने ओहदा नहीं संभाला, लेकिन जाहिर है आगे उनको संभालना है। मोहम्मद वसीम की नौकरी खुद दाव पर लगी हुई है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो हमारे एक सहाफी ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में। वसीम ने भी कहकहे लगाए, बाहर तो वह कहकहे लगा रहे थे, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि यार ये एप्पल का जो लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, तो अब क्या होगा, दोबारा मुझे कहीं ऐसा मौका मिलेगा, कहीं वाकई आखिरी टीम तो सेलेक्ट नहीं की। तो नौकरी बचाने के चक्कर में उनको जो रमीज राजा ने कहा होगा कि एनू रखो एनू निकालो, एनू रखो एनू निकालो, तो वो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही हो गया है इसमें, इस टीम में नजर आ रहा है। क्योंकि मोहम्मद वसीम ने खुद जो फैसले किए थे वही फैसले उनको दोबारा बदलने पड़े हैं। तो जाहिर है ऐसा पीछे से किसी ने कहा होगा तो कोई तो होगा, इसी वजह से किया होगा। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बंदा जो है ना वो चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं इंजमाम उल हक ने बड़ी गलतियां की, मैं ये नहीं कहता कि उनको होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ उनके लेवल का। इंजमाम उल हक है, शोएब अख्तर है, इस लेवल का कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आगे से बात कर सके। वो नहीं कि कहा कि ऐसा कर लो, ओके सर, आजम नु ले लो, ओके सर, एनू ले लो, ओके सर, ऐसा नहीं वो होना चाहिए ना सर ना। एनू लिया तो ए हो जाएगा, सॉरी मेरी पंजाबी इतनी है खाली, इसको लिया तो ऐसा हो जाएगा, इसको लिया तो वो बात करे आगे से। ये नहीं कि बस थप्पे लगा दे, थपा थप, ठीक है भाई सब ले लिया, साहब ने बोला कि नौकरी बच जाए। नौकरी इस पे भी नहीं बचेगी वसीम भाई आपकी, इस चीज पे भी नौकरी आपकी खतरे में है। और मेरा ख्याल है वो चीफ सेलेक्टर तो चेंज करेंगे, स्क्वाड इन्होंने बना दिया, खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हुआ, राजा साहब तो बोलेंगे जी मैनू की पता, 13 तारीख को तो मैंने इसको आके संभाला है ओहदा अपना, और ये स्क्वाड का ऐलान तो हुआ था 6 तारीख को, मैनू की पता, ये तो वसीम का किया धरा है सारा। तो ये जो चीज है इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं और स्टैंप पे स्टैंप लगाते रहे, आगे जाके अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।